नमस्कार प्रिय शिक्षकों। विज्ञान शिक्षण के ऑनलाइन वीडियो मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती 2 के अध्याय जीवों में श्वसन को कक्षा में किस प्रकार प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में निम्नलिखित सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें शिक्षक वीडियो, चार्ट एवं अन्य दृश्य सामग्री के माध्यम से जीवों और पौधों में श्वसन तथा परिवहन की प्रक्रियाओं को समझा सकेंगे। इस पाठ के शिक्षण के पश्चात बच्चे श्वसन की परिभाषा, जंतुओं व पौधों में श्वसन अंग, जंतुओं और पौधों में परिवहन के बारे में बता सकेंगे। इस पाठ के शिक्षण के लिए सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा की शुरुआत एक सरल प्रश्न से की जा सकती है कि हम लगातार सांस क्यों लेते हैं और यदि कुछ देर सांस रोक लें तो क्या होता है। इसी जिज्ञासा से बच्चों को श्वसन की मूल अवधारणा से परिचित कराया जा सकता है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। सांस लेना और छोड़ना यह मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं, जबकि शरीर की कोशिकाओं में भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होना श्वसन की वास्तविक प्रक्रिया है। शिक्षक उदाहरण के रूप में विद्यार्थियों से गहरी सांस लेने और छोड़ने को कहकर अनुभव करा सकते हैं कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निरंतर श्वसन की आवश्यकता होती है। फिर विद्यार्थियों को श्वसन दर की अवधारणा समझाई जा सकती है। उन्हें यह बताया जा सकता है कि 1 मिनट में हम जितनी बार सांस लेते छोड़ते हैं, उसी को श्वसन दर कहा जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि वे सामान्य अवस्था में कितनी बार सांस लेते हैं और फिर समझाया जा सकता है कि आराम की स्थिति में मनुष्य लगभग 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। इसके बाद उदाहरण देकर बताया जा सकता है कि हम जब दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या कोई भारी कार्य करते हैं, तब शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए श्वसन दर बढ़ जाता है। इस अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से कोई हल्का व्यायाम कराकर पहले और बाद की श्वसन दर गिनने का एक छोटा सा गतिविधि कार्य भी करा सकते हैं, जिससे वह स्वयं परिवर्तन का अनुभव कर सकें। आगे ये बताया जा सकता है कि सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है और हमें भोजन से ऊर्जा तभी प्राप्त होती है जब शरीर की कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है। शिक्षक यहाँ ये समझा सकते हैं कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा के साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यही ऊर्जा हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे चलना, पढ़ना, खेलना, इन सबके उपयोग में आती है। इसके बाद इस दिए गए सूत्र पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें ये बताया जा सकता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाते हैं। अब विद्यार्थियों को बताया जा सकता है कि मनुष्य में श्वसन एक संगठित तंत्र द्वारा होता है, जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। मुख्य अंगों का परिचय देते हुए शिक्षक समझा सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया नासा द्वार से प्रारंभ होती है, जहां से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। इसके बाद वायु ग्रसनी से होकर श्वास नली में जाती है और अंततः फेफड़ों तक पहुंचती है। यहाँ ये बताया जा सकता है कि इन सभी अंगों की सहायता से वायु शरीर के भीतर पहुंचती है और फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है। अब ये बताया जा सकता है कि श्वसन तंत्र का प्रथम भाग नासिका होता है, जिसके माध्यम से वायु शरीर में प्रवेश करती है। शिक्षक यहाँ समझा सकते हैं कि नासिका के भीतर नासा गुहा होती है, जिसमें महीन बाल और श्लेष्म पाए जाते हैं। ये बाल और श्लेष्म धूल कणों को, कीटाणुओं को तथा अन्य अशुद्धियों को रोकने का कार्य करते हैं। यह भी समझाया जा सकता है कि नासा गुहा वायु को छानने के साथ साथ उसे नम और गर्म भी करती है, ताकि फेफड़ों को उपयुक्त वायु मिल सके। अब
आगे ये बताया जा सकता है कि नासा गुहा के पीछे एक नलीनुमा भाग होता है जिसे ग्रसनी कहते हैं। नासिका से आने वाली वायु इसी ग्रसनी से होकर आगे श्वसन तंत्र के अन्य भागों की ओर बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए ये बताया जा सकता है कि ग्रसनी के बाद वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास नली एक नली है जिसकी नली की जैसी संरचना है, जो नीचे जाकर दो शाखाओं में बट जाती है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। इन शाखाओं को श्वास नली कहा जाता है और प्रत्येक श्वसनी एक एक फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़ों के भीतर अनेक सूक्ष्म वायु कोश होते हैं। इन्हीं वायु कोशों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि श्वसन तंत्र के अन्य अंग मिलकर वायु को शरीर के भीतर पहुंचाने और गैस के विनिमय की प्रक्रिया को पूरा कराते हैं। उसके बाद यह चित्र पुनः दिखाकर अध्यापक श्वसन तंत्रों को समझा सकते हैं। अब समझाया जा सकता है कि श्वसन दो चरणों में होता है। पहला है अंतः श्वसन और दूसरा उच्छ्वसन। अंतः श्वसन के समय हम सांस लेते हैं और वायु नासिका से होती हुई श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है और उच्छ्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इस चित्र में दिखा सकते हैं कि सांस लेते समय डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है, जिससे वक्ष फैलता है और फेफड़े फूल जाते हैं। इसी प्रकार सांस छोड़ते वक्त डायाफ्राम ऊपर आता है, जिससे वक्ष सिकुड़ता है और फेफड़े पिचक जाते हैं। इसी तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि शरीर में वायु का आना जाना ही श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। अब आगे बताया जा सकता है कि वास्तविक ऊर्जा प्राप्ति की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होता है और ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की सभी जैविक क्रियाओं के लिए किया जाता है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को समझने में सहायता दी जा सकती है कि श्वसन केवल सांस लेना और छोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोशिकाओं के भीतर होने वाली ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया भी इसका महत्वपूर्ण भाग है। अब विद्यार्थियों को यह अंतर स्पष्ट किया जा सकता है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन एक ही नहीं है। तालिका के माध्यम से यह समझाया जा सकता है कि श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के भीतर होती है। श्वासोच्छ्वास शरीर के बाहर होने वाली क्रिया है, परंतु श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है और इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है। अब आते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग पर, और यहाँ विद्यार्थियों को यह स्पष्ट किया जा सकता है कि सभी जीवों में श्वसन के अंग एक जैसे नहीं होते। अलग अलग जीव अपने शरीर की संरचना और वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न तरीकों से श्वसन करते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव शरीर की सतह से ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि कॉकरोच श्वास रंध्रों से, मछली गलफड़ों से या गिल से और मेंढक त्वचा तथा फेफड़ों दोनों से ही श्वसन करता है। इस चित्र के माध्यम से मछली और कॉकरोच में श्वसन अंग को दर्शाया जा सकता है। अब विद्यार्थियों को यह बताया जा सकता है कि श्वसन केवल मनुष्य और जानवरों में ही नहीं होता, बल्कि पौधों में भी होता है। सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे ही पौधों को भी अपनी सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। पौधों को यह ऊर्जा भोजन के विखंडन से मिलती है और यह प्रक्रिया श्वसन के माध्यम से ही होती है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि पौधों में श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय लगातार चलती रहती है। अब विद्यार्थियों को यह बताया जा सकता है कि पौधों में गैसों का विनिमय मुख्यतः पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियों में बहुत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है।
इन्हीं रंध्रों के द्वारा पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। अब चित्र दिखाकर विद्यार्थियों का ध्यान इस बात की ओर लाया जा सकता है कि ये सूक्ष्म जीव बाहर से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन गैसों के आने जाने का कार्य यही करते हैं। आगे समझाया जा सकता है कि दिन के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी होता है, इसलिए उस समय गैसों का विनिमय अधिक सक्रिय रहता है, जबकि रात में ये नहीं होता। तब पौधों में केवल श्वसन की प्रक्रिया होती है। अंत में ये बताया जा सकता है कि पौधों को इस गैस विनिमय से वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, जो सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इस अध्याय को पढ़ाने के बाद बच्चों की समझ को जांचने के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों से मौखिक रूप में भी पूछे जा सकते हैं या उन्हें लिखने के लिए भी दिया जा सकता है, या कक्षा में चर्चा परिचर्चा भी कराई जा सकती है, ताकि बच्चे स्वयं के अनुभव के आधार पर उत्तर दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।